हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम वंशिका है और मैं एक फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर विच इज़ गोइंग टू बी अ कॉमन सब्जेक्ट फॉर ऑल बीटेक ब्रांचेस। तो ये सेमेस्टर 4 के लिए यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, बट ये सेमेस्टर 6 में काफ़ी सारे सेमेस्टर्स में कॉमन सब्जेक्ट रहता है इन डिफरेंट ब्रांचेस। तो जो इसकी पहली दो वीडियोस हैं, मतलब या अगर दो मैं यूनिट्स की बात करूँ तो ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जो मैंने पिछले साल अपलोड करी थी। बट क्योंकि सिलेबस सेम है तो हम चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, तो आज मैं सीधा यूनिट 3 से स्टार्ट करूँगी और उसके बाद कल तक इसकी यूनिट 4 आ जाएगी। सो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में समझते हैं कि ये कॉमन सब्जेक्ट होता है जो कि हमें पढ़ाया जाता है इन आर बीटेक। एंड दिस इज गोइंग टू बी लाइक कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हो आगे जॉब करने, तो आप कैसे आपको बिहेव करना चाहिए, ये उससे रिलेटेड होता है। तो इसमें आज हम यूनिट 3 देखेंगे जिसके फर्दर 4 पार्ट्स हैं। एक टीम एंड ग्रुप्स है सबसे पहला, उसके बाद हम देखेंगे कन्फ्लिक्ट्स, फिर लीडरशिप एंड लास्ट में कम्युनिकेशन। उसके बाद इस यूनिट को आज हम खत्म करेंगे। और देखो, मैं ना ट्राई करती हूँ कि मैं जो भी वीडियोस बनाऊँ उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों में बताऊँ, क्योंकि मैं जितने भी अभी सब्जेक्ट्स पे बना रही हूँ रिसेंटली वीडियोस, वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी पेपर उसके क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि मैं फाइनल सेमेस्टर में हूँ अपने। और तो मतलब आप ये मत सोचना कि मैं कुछ भी या गलत ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एमडीयू के ही सिलेबस से ये एग्जाम्स मैंने भी दिए हुए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं जो सबसे पहला टॉपिक है, विच इज ग्रुप्स एंड टीम्स। तो ग्रुप्स देखो, जैसे कि नाम से समझ आता है या हमें इतनी नॉलेज होती है, तो ग्रुप्स का मतलब होता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को कंसिस्ट करके एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हम बना रहे हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। और हम फीचर्स देख रहे हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स की कि उनके ग्रुप गोल्स क्या हैं, वो क्या चीज़ें हैं। वहीं अगर हम टीम की बात करें, वेट अ मिनट, सॉरी। वहीं अगर हम टीम की बात करें तो जो टीम होती है वो एक हाईली इंडिपेंडेंट कोहेसिव यूनिट होता है जो कि कलेक्टिवली काम करता है फॉर एक कॉमन और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। अगर हम बात करें ग्रुप और टीम्स की थोड़ा सा और ब्रीफ में, तो देखो, जो ग्रुप होता है ना, वो एक हम बात कर लेते हैं जैसे इनफॉर्मल हो गया कि हमारे कॉलेज की फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो उसमें आप कुछ भी बातें शेयर कर सकते हो। बट जो टीम्स होती है वो टीम बनाई जाती है जब आपको एक पर्टिकुलर काम करना होता है। जैसे अगर हम देखें कि हमारे कॉलेज में भी कुछ ना कुछ इवेंट्स होते होंगे, तो हमें टीम बनाया जाता है। ऐसे नहीं बोला जाता कि हम आपके ग्रुप्स डिवाइड कर रहे हैं, ये बोला जाता है कि आपकी टीम है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे एक कॉमन स्पेसिफिक गोल के लिए सब लोग काम करते हैं इंडिविजुअली। तो फिर की एस्पेक्ट्स ऑफ टीम्स एंड ग्रुप्स क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन या पर्पस देखें तो जो ग्रुप होता है, इट कैन इंक्लूड टू और मोर इंटरैक्टिंग इंडिविजुअल्स विच शेयर बट नॉट नेसेसरी इंटरडिपेंडेंट गोल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास अगर कोई ग्रुप है तो मैं दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट रहूंगी। वहीं अगर हम बात करें टीम की, तो उसमें इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा होती है, लोग एक दूसरे पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। की डिफरेंसेस रहते हैं, अकाउंटेबिलिटी, ग्रुप्स हैव इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, जबकि अगर हम बात करें टीम्स हैव बोथ इंडिविजुअल एंड म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें म्यूचुअल भी आ जाता है, बट इसमें इंडिविजुअली काम करते हैं लोग ग्रुप पे ज़्यादा। गोल फोकस्ड, सिनर्जी एंड स्ट्रक्चर, तो ये होता है। बट यहाँ पे अगर हम सीधा इसकी यहाँ पे बात करें गोल फोकस की, तो जो ग्रुप होता है वो शेयर करता है इंफॉर्मेशन को, जबकि जो टीम है वो कलेक्टिवली परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करती है। फिर आता है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब होता है जो ग्रुप्स हैं उनमें या तो देखो पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव इस टाइप की एनर्जीज होती हैं, उसको सिनर्जी यहाँ पे वर्ड दे रखा है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो जो टीम्स हैं उसमें पॉजिटिव सिनर्जी ज़्यादा रहती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर। जो ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, जबकि जो टीम्स है उनका जनरली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रहता है, क्योंकि हम टीम्स किसी भी प्रोफेशनल काम के लिए बनाते हैं या फॉर्मल काम के लिए बनाते हैं। टाइप्स ऑफ टीम्स में आ जाएगा हमारा फंक्शनल और डिपार्टमेंटल, जिसमें लोग सेम डिपार्टमेंट्स के होंगे तो उनकी एक टीम बन जाएगी। फिर क्रॉस फंक्शनल होते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट से टीम्स बना दी लोगों की। जैसे अगर मान लो कोई आईटी डिपार्टमेंट का है, उसको हमने एचआर डिपार्टमेंट के साथ टीम अप कर दिया कि आप थोड़े टाइम इसके साथ टीम करो। फिर आता है सेल्फ मैनेज। सेल्फ मैनेज का मतलब होता है कुछ ऐसी टीम जो कि अपने आप ही काम कर रही है विदाउट
डायरेक्ट सुपरविजन, मतलब उनको ऊपर से कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है। फिर आती है हमारे पास वर्चुअल टीम्स, जिसमें मेंबर्स जो होते हैं वो रिमोटली कोलैबोरेट करते हैं, मतलब कि अगर कोई ऑफलाइन आया है तो उसके साथ हम टीम पे काम, सॉरी, ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं, तो ऐसे हम काम कर रहे हैं। देन वी हैव स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो जो हमारे ग्रुप्स और टीम्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट में सबसे पहले फॉर्म्स आते हैं। फॉर्मिंग होता है, ये 5 स्टेप्स आते हैं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉरिंग। तो ये स्टेप्स हम आगे देखेंगे अभी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यही है। फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में आते हैं। टीम्स की जो होती है वो हाई परफॉर्मेंस रहती है, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें देखने को मिलता है, इंक्रीज इनोवेशन देखने को मिलता है। हाउएवर दे में सफर फ्रॉम लैक ऑफ लीडरशिप, पुअर कम्युनिकेशन, सोशल लोफिंग इफ नॉट प्रॉपरली मैनेज। देखो टीम्स में ये डिसएडवांटेज रहता है कि अगर आप उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे तो वहाँ पे हमें पुअर लीडरशिप, पुअर कम्युनिकेशन या फिर सोशल लोफिंग जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ओके, सो गाइज दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आर सिलेबस, जिसमें हमारा आता है स्टेप्स ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। तो ग्रुप के लिए और टीम के लिए दोनों चीज़ों के लिए सेम रहता है। तो अभी हमने 5 स्टेप्स, मैंने पिछली टॉपिक में बताया कि 5 स्टेप्स होते हैं हमारे, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉरिंग। तो फॉर्मिंग क्या होता है? फॉर्मिंग का मतलब होता है कि आप जो टीम मेंबर्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हम कॉलेज का ही एग्जांपल लें तो जैसे अगर हमारी स्टार्टिंग के टाइम पे ओरिएंटेशंस होती हैं तो उसका क्या पर्पस होता है कि आप अपने क्लासमेट से इनिशियली मिल लो, ठीक है, कि आप अच्छा ये हमारे साथ पढ़ेंगे, ये हमारी साथ वाली क्लास में होंगे। फिर आता है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब है मे बी ये हो सकता है कि ना आपके इंटरपर्सनल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई मेरी तो इससे नहीं बनेगी तो मैं तो इससे दूर ही रहूंगा, या मेरी इन लोगों से बनेगी तो मैं इनके साथ रहूंगा, मतलब जो चीजें होती हैं, ठीक है। देन वी हैव नॉर्मिंग, जहाँ पे हम क्लोज रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं कि अरे मम्मी मेरे को तो बहुत अच्छा दोस्त मिल गया, दोस्त नहीं, ये तो भाई है मेरा। तो मतलब क्लोज रिलेशनशिप्स जब डेवलप होने लगते हैं वो यहाँ पे आता है जब कॉन्फ्लिक्ट्स आपके, थोड़ा सा आप म्यूचुअली सोचते हो, थोड़ा मेच्योरली सोचते हो चीज़ों को। देन वी हैव परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग का मतलब है कि जब आपका ग्रुप बन गया है देन इट बिकम्स फुली फंक्शनल। कि फंक्शनल होने की मतलब कि आप अब जो भी आपका ग्रुप बन गया है उसके साथ हम घूमने जा रहे हैं, हम प्रोजेक्ट्स में साथ में काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। देन एडजॉरिंग का मतलब होता है कि जब टास्क खत्म होने के बाद आप दोबारा से ट्राई करते हो कि अच्छा हम ना इन लोगों के साथ ही दोबारा से चीज़ों को करेंगे स्टार्ट। मतलब ये लास्ट स्टेप रहता है वैसे तो, क्योंकि ना जैसे ग्रुप बिखर जाना कि फिर हम दोबारा से इन लोगों के साथ काम करने लग जाते हैं। जैसे ये होता है कि सेमेस्टर वाइज हमें प्रोजेक्ट्स देने होते हैं तो हम जिसके साथ करते हैं एक बार प्रोजेक्ट, ये होता है कि अगर हाँ ये इसके साथ आउटपुट हमारा अच्छा रहा तो हम दोबारा करते हैं, अगर नहीं अच्छा रहता तो फिर हम छोड़ देते कि नहीं हम ये प्रोजेक्ट इनके साथ नहीं करेंगे, इनसे तो हमारी नहीं बनती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टीम। तो टीम में हमारे पास आता है कि टीम के जो मेरिट्स होते हैं वो एडवांटेजेस रहते हैं। एक तो कोलैबोरेटिव वर्क सच एज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, इनहांस इनोवेशन। और डीमेरिट्स रहते हैं पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल लोफिंग, स्लो डिसीजन मेकिंग एंड हाई कोऑर्डिनेशन कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। देखो पिछले में भी देखा था कि ना टीम्स में अगर ये होता है कि अगर देखो अगर आपकी बनेगी आपस में अच्छे से टीम मेंबर्स के साथ तो ऑफ कोर्स जो भी आउटपुट निकल के आएगा वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा और इनहैंस इनोवेशन रहेगी। क्योंकि जब एक दिमाग होता है ना तो वो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक ही सोचता है, वहीं पे अगर 2 या 3 लोग होते हैं जब आइडिया शेयर होते हैं तो फिर और ज़्यादा ब्रॉड थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस हो जाता है। या अगर मैं नॉर्मली बोलूँ, वो कहते हैं ना कि 1 और 1 11 होते हैं, तो वैसे ही टीम अगर अच्छे से उनके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज होंगे तो हो सकता है कि आपका आउटपुट बेटर आए, अ, जैसा हमने सोचा है उससे बेटर आए मतलब। फिर आता है एडवांटेजेस ऑफ टीम्स, इनमें इनहांस प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी रहता है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड इनोवेशन। वही बात कि अगर एक से एक ज़्यादा लोग होंगे तो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे और बेटर डिसीजन मेकिंग होगा। मतलब कि एक इंसान लिमिटेड क्राइटेरिया तक सोचेगा, वहीं पर अगर 2 या 3 लोग होंगे टीम में या और भी ज़्यादा होंगे तो मल्टीपल आइडियाज़ होंगे और मल्टीपल आइडियाज़ के मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स भी हमारे पास पॉपअप होते रहेंगे। फिर देन वी हैव नॉलेज शेयरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, जिसमें हम
टीम मेंबर्स आपस में ही नॉलेज शेयर करके लर्न करते हैं। मतलब जैसे अगर मान लो आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपको फ्रंट एंड का काम आता है, आपको बैक एंड का काम नहीं आता, तो आप जब टीम के साथ कोलैबोरेट करोगे लोगों के साथ, तो फिर आप नई नई चीजें सीखोगे कि अच्छा चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट ऐसे डालते हैं, अच्छा अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मेरा कोड ज्यादा अच्छे से रन होगा। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मतलब ये चीजें होती हैं जब आप साथ में काम करते हो तो। देन वी हैव इंक्रीज मोटिवेशन एंड सपोर्ट। तो इसमें आता है हमारे पास कि जब साथ में लोग होते हैं ना, तो एक बूस्टअप एनवायरनमेंट भी रहता है कि मतलब अच्छा वो भी काम कर रहे हैं तो मुझे भी काम करना चाहिए। अगर वो अपना 100% दे रहा है तो एटलीस्ट मैं अपना 70% दूँ। तो एक थोड़ा सा मतलब अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। ठीक है। फिर है रिस्क मिटिगेशन एंड रिलायंस, सॉरी रेजिलियंस। इसका मतलब होता है कि ना, रिस्क मिटिगेशन का मतलब होता है कि रिस्क का जो फेलियर, चांसेस ऑफ फेलियर्स हैं वो भी कम होते हैं जब हम टीम अप में काम करते हैं। तो ये रहता है कि अच्छा अगर मैं प्रेजेंटेशन नहीं संभाल पाऊंगा तो मेरी टीम के और मेंबर्स हैं जो मेरी प्रेजेंटेशन को संभाल लेंगे, बीच में आ जाएंगे। देन वी हैव मेरिट्स और डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ टीम्स। तो इसमें कन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट्स रहते हैं कि मतलब आपस में जब आप काम करते हो तो मे भी हो सकता है कि डाइवर्स पर्सनालिटी की वजह से हमारी अनबन हो जाती है बीच में। फिर है हमारे पास सोशल लॉफिंग। सम इंडिविजुअल्स में एक्सर्ट लेस एफर्ट्स। मतलब ये होता है ना कि आप जैसे मान लो अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो, 3 बंदे हैं, उसमें से आप ही कोडिंग कर रहे हो, आप ही डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, तो एक टाइम पे ना दिमाग खराब हो जाता है कि अरे सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ, बाकी दो तो कोई कर ही नहीं रहा काम। तो ऐसे ये प्रॉब्लम रहती है, इसको सोशल लोफिंग बोलते हैं। देन वी हैव डिसीजन मेकिंग डिलेज, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं टीम में तो हर किसी का ओपिनियन मैटर करता है। तो मे भी हो सकता है कि लार्ज टीम साइज की वजह से जो डिसीजन मेकिंग है वो भी स्लो हो जाए प्रोसेस। फिर रहता है कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस। कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस में ये रहता है कि लार्ज और वर्चुअल टीम्स में जब बहुत बड़ी टीम्स होती है ना, तब बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आती हैं कि अरे मान लो कोई 10 बजे मीटिंग है और उठ रहा है कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि अरे भाई ऐसे तो मैनेज नहीं हो पाता। देन वी हैव ग्रुप थिंक, जिसमें हाईली कोहेसिव टीम्स जो होती हैं वो प्रायोरिटी करती हैं हार्मनी को ओवर क्रिटिकल एनालिसिस, लीडिंग टू पुअर एंड अनक्रिटिकल डिसीजंस। फिर अनइक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वही बात की मतलब जो लोग हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कई बार ठीक से नहीं लेते। कि मान लो आपने किसी को काम दिया था बट वो करके ही नहीं दे रहा, तो एट लास्ट आपको मतलब जिसका जो काम असाइन किया था वो हमें खुद ही करना पड़ रहा है। तो ये इस चीज़ों पे भी डिसएडवांटेज रहता है। तो आपको टीम मेंबर्स ऐसे चूज करने चाहिए जो कि थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो और काम ठीक से करके दें। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेकंड टॉपिक। मतलब अभी हमने ग्रुप्स और टीम्स वाला देखा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कन्फ्लिक्ट्स। तो कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। कन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे डिसएग्रीमेंट्स जो कि हमारे इनकम्पैटिबल गोल्स की वजह से अराइज होते हैं या स्केयर रिसोर्सेज की वजह से अराइज होते हैं। या कई बार होता है कि ना आप जिस लोगों के साथ काम कर रहे हो उनके साथ हमारे थॉट्स नहीं मिलते या हमारे ओपिनियंस मिसमैच हो जाते हैं। तो इस वजह से भी कई बार कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, जिसमें कुछ टाइप्स हैं जो आपको लिख के आने होते हैं पेपर में, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स जो हमें लिखने ही होते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला है हमारे पास की टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट। इसमें हमारे पास आता है इंट्रा पर्सनल। अभी ये ध्यान देना है, इसकी स्पेलिंग का ध्यान देना, यहाँ पे इंट्रा है, एंड INTRA है और यहाँ पे इंटर है, तो इनमें डिफरेंस है। इंट्रापर्सनल होता है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन योर सेल्फ और विद इन द ग्रुप। ठीक है। इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट होते हैं कि हमारे ही अकॉर्डिंग, जैसे मान लो अगर मेरे को कोई रिश्वत दे रहा है और मैं ले लूँ, मेरे भी कुछ मोरल्स होंगे कि भाई मैंने क्यों लिया, क्या हो सकता है कि मेरी वजह से भी कुछ ना पॉइंट करप्शन हो। तो मतलब जो भी हमारे अंदर हमारे को लगता है ना कहीं अरे मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ें गलत थी। तो वो जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो हमारे अंदर ही अंदर चल रहे होते हैं विद इन एन इंडिविजुअल, तो उनको बोला जाता है इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट्स। देन वी हैव इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जब दो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। ठीक है। यहाँ पे इंटर है, INTER, यहाँ पे इंट्रा था। तो इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जब दो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या तो कम्युनिकेशन इश्यूज, या उसने मेरे को थोड़ा सा अब्यूजिव लैंग्वेज में बोल दिया तो मेरी लड़ाई हो जाएगी किसी से। तो उस बेसिस पे जब कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसको इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं। देन वी हैव इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स, जिसमें आता है कि आपका दो ग्रुप्स के बीच में जब लड़ाई हो जाती है। मतलब एक तो था इंटरपर्सनल,
हाँ सॉरी, दो ग्रुप्स के बीच में जब हमारी लड़ाई हो जाती है, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है इंटर ग्रुप। देन वी हैव इंट्रा ग्रुप। इंट्रा ग्रुप का मतलब होता है कि विद इन द ग्रुप ही लड़ाई हो गई है, कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कि विद इन द ग्रुप हो गया, मतलब मान लो दो टीम मेंबर्स के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कॉमन कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स किस वजह से होते हैं? सबसे पहला है रिसोर्स स्कार्सिटी। इसका मतलब है कि लिमिटेड बजट्स की वजह से कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं, या फिर लिमिटेड इक्विपमेंट्स हैं। मान लो मशीन्स दो हैं और यूज करने वाले हैं तीन बंदे, तो एक मतलब लगा हुआ है बहुत देर से काम कर रहा है, उसे हो भी नहीं रहा, ना किसी और को करने दे रहा है, तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। फिर आता है गोल इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब दो डिपार्टमेंट्स के अलग अलग गोल्स पे काम हो रहा है, कि अरे जैसे बैक एंड टीम है और फ्रंट एंड टीम है, तो बैक एंड टीम कह रही है तुम्हें इस टाइम तक काम करके देना था, फ्रंट एंड वालों को फ्रंट एंड रेडी नहीं है टाइम पीरियड तक, तो उस वजह से लड़ाइयाँ हो जा रही हैं। फिर आता है टास्क इंटरडिपेंडेंसी। टास्क इंटरडिपेंडेंसी का मतलब है कि मान लो अगर मैं किसी भी एपीआई टाइप चीज पे काम कर रहे हो, और एपीआई बनाने का काम था बैक एंड टीम का, और मैं फ्रंट एंड पे मेरे को एपीआई की रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे को बैक एंड टीम एपीआई बना के नहीं दे रही है, तो वहां पे मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ कि जब बैक एंड वाले मेरे को एपीआई बना के देंगे तब मैं फ्रंट एंड का काम स्टार्ट करूँ। तो टास्क इंटरडिपेंडेंसी की वजह से भी कई बार कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। देन वी हैव रोल एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि कंफ्यूजन, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम समझे तो रोल एम्बिग्यूटी का मतलब है कि जैसे अगर आपको रोल वाइज ही कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहे, तो उस वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन वी हैव कम्युनिकेशन फेलियर्स। पुअर कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, अगर मैं कहूँ मेरे को पिंक कलर का फ्रंट एंड चाहिए, अगर मान लो उसने बना दिया डार्क पिंक, ठीक है, और मेरे को चाहिए था बेबी पिंक, तो फिर वहाँ पे कम्युनिकेशन की वजह से वो हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो उसको कम्युनिकेशन फेलियर बोला जाता है। देन वी हैव पर्सनालिटी क्लैशेस, जिसमें पर्सनल स्टाइल्स और वैल्यूज की वजह से जब कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स का पोटेंशियल क्या है? सबसे पहले प्रोसेस क्या रहता है इसमें? हमारा रहता है पोटेंशियल अपोजिशन या फिर लेटेंट कन्फ्लिक्ट। इसमें प्रेजेंस ऑफ कंडीशन लाइक पुअर कम्युनिकेशन एंड कंपटीशन, सबसे पहली चीज। देन वी हैव कोग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन, जिसमें पार्टीज होती है वो अवेयर हो जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, और उसको फील करते हैं। तो फिर है इंटेंशंस, जिसमें हम डिसीजंस लेते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज कर लो या अवॉइड कर दो उन चीज़ों को, या आप कोलैबोरेटिवली काम कर दो, मतलब कि आप कैसे ना कैसे उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो। देन वी हैव बिहेवियरल, जिसमें कन्फ्लिक्ट्स हमारा विजिबल होता है थ्रू एक्शंस या फिर वर्बल आउटबर्स्ट। मतलब मान लो कि लड़ाई हो गई है, उसके बाद फिर मैं गालियां देती चली जा रही हूँ या मैं अब्यूज करती चली जा रही हूँ कहीं पे भी, ठीक है, तो हमारे एक्शंस की वजह से, या कोई चीज मैंने जोर से पटक दी, उससे पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ पे तो लड़ाई हो गई है। तो ये बिहेवियर के बेसिस पे भी कई बार चीजें पता चल जाती है कि अच्छा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई है। फिर उसके हम आउटकम्स देखते हैं कि या तो उसके या फंक्शनल है। अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कन्फ्लिक्ट इस वजह से हुआ है कि कोई इररिस्पॉन्सिबल है, आपकी लड़ाई हो गई, तो आपकी लड़ाई की वजह से मे भी हो सकता है कि वो बंदा काम करने लग जाए ठीक से, मतलब बेटर काम करने लग जाए जैसे वो पहले नहीं कर रहा था, तो उसका फंक्शनल हमें आउटकम मिला पॉजिटिव, ठीक है। फिर आता है डिस फंक्शनल नेगेटिव आउटकम्स, हमें क्या मिल सकते हैं? मान लो लड़ाई हो गई, अब उस आदमी जो पहले थोड़ा थोड़ा कर रहा था वो भी नहीं कर रहा, वो बहस के मारे, तो वो नेगेटिव हमें आउटकम वहां पे देखने को मिलता है। देन वी हैव मैनेजमेंट एंड रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज। इसमें हमारे पास कि आप कन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे रिसॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आता है कोलैबोरेटिंग, जिसमें हम सर्च करते हैं विन विन सॉल्यूशन, कि आप मतलब मान लो ना सामने वाले का नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो। फिर आता है कॉम्प्रोमाइजिंग, इसमें ईच पार्टी गिव अप कर देती किसी ना किसी चीज पे। जैसे मान लो मैं एपीआई की जगह कोई एल्गोरिदम यूज कर लूँ, ठीक है, अब ना बैकएंड वाले पे मेरे को डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ। फिर आता है कॉम्पिटिंग। कॉम्पिटिंग का मतलब है कि आप ना कंपटीशन रख दो, विन या लूज अप्रोच रख दो, कि अच्छा अगर मैं जीता तो मैं ये करूंगा, अगर तुम हारे तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। देन वी हैव एकोमोडेटिंग, जिसमें हमें ये रहता है कि ना हम एक दूसरे की नीड्स को एक दूसरे के ऊपर रख के चलते हैं। मतलब जैसे
मैं अगर इसका एग्जांपल दूं कि हम एक दूसरे की नीड्स को अच्छे से समझते हैं, मतलब ये नहीं होता कि तुम मेरी जगह आके देखो, वो वाली चीज़ है। फिर रहता है अवॉइडिंग, इसमें ये रहता है कि ना आप अवॉइड करने लग जाते हो चीज़ों को, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है कुछ ऐसा चीज़ जिससे आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस करो, मोटिवेट करो, और एक इंडिविजुअल को आप इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दो कि वो कंट्रीब्यूट करे टूवर्ड्स इफेक्टिवनेस एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे मोटिवेशन स्पीकर जिनको हम बोलते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें देन इसमें की एस्पेक्ट्स क्या आते हैं, जैसे ना अगर कोई भी लीडर है, कोई भी आपकी टीम को लीड कर रहा है, तो उसमें इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उसमें मतलब किसी भी तरह वो सामने वाले को कन्विंस करे कि आपको काम करना पड़ेगा, चाहे प्यार से चाहे गुस्से से, कैसे भी, बट उसको सामने वाले को कन्विंस करने की पावर होनी चाहिए। प्लस वो इन्फ्लुएंस करे सामने वाले को। जैसे आजकल हम टर्म समझ सुनते हैं ना, इन्फ्लुएंसर्स, मतलब जो सामने वाले को मोटिवेट करता है, तो इन्फ्लुएंस करता है चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारा की एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप। अब इसमें लीडरशिप थ्योरी में आती है हमारे पास सबसे पहले ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी क्या कहती है कि इसमें आपको सजेस्ट करता है जो इफेक्टिव लीडर है वो कुछ ना कुछ सोशली, पर्सनली या फिर वर्क रिलेटेड ट्रेड्स दिखाता है, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, इन सारी चीज़ों से कुछ ना कुछ ट्रेड्स अपने दिखा के वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करता है। फिर आता है बिहेवियरल, मतलब जैसा उसका बिहेवियर है उसके बेसिस पे वो सामने वाले को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर आता है हमारे पास सिचुएशनल या फिर कॉन्टीजेंसी थ्योरीज, जिसमें हम क्या बोलते हैं, अपने सिचुएशन के बेसिस पे, मतलब ये होता है ना कि अगर सेम सिचुएशन में हम हैं, जैसे मान लो एग्जाम्स होते हैं हमारे, और एग्जाम्स के बेस उस पे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ना अगर कुछ चीज़ आउट ऑफ सिलेबस आ गई तो कई तो क्या करेंगे, जो उन्होंने पढ़ा है वही लिखाएंगे, अब हमें नहीं पता है, तुम देखो कि तुम्हें चेक करना है नहीं करना। और कई ऐसे होते हैं कि वो छोड़ के ही आ जाते हैं। तो वही चीज़ है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो और फिर बाद में आके आप कैसे उस चीज़ को मैनेज कर रहे हो। या फिर जब हम प्रेजेंटेशंस देते हैं तो कई बार ये होता है कि ना आपसे आउट ऑफ बॉक्स कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता या जो हमने प्रिपेयर नहीं करा होता वो हमसे पूछ लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कई लोग तो चुप हो जाते हैं, कई लोग होते हैं कि ना थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस अपना ब्रॉड करके उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिचुएशनल थ्योरी में आती हैं। फिर आते हैं कॉमन लीडरशिप स्टाइल्स, क्या क्या आते हैं इसमें, आता है ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल होता है कि कुछ ऐसे लोग जो कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव रखते हैं, कि मतलब आपको बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर देंगे, मतलब उनको कुछ आता खुद ना हो लेकिन आपको कुछ ना कुछ सिखा देंगे वो, ट्रांसफॉर्मेशन में बिहेव वो रखते हैं वो। फिर आता है हमारे पास ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शन में ये फोकस करते हैं ज़्यादा तो सुपरविजन पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, और परफॉर्मेंस बेस्ड आपको रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट्स देते हैं कि अगर आपकी वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो आपको पनिशमेंट होगी, और अगर है तो आपको अवार्ड्स मिलेंगे। ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेमोक्रेटिव या फिर पार्टिसिपेटिव। इसमें हम एनकरेज करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि आप भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करो। फिर आता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक वो होते हैं कि ना वो इन्वॉल्व रहते हैं हाई लेवल अथॉरिटी के साथ, या फिर कंट्रोल बाय लीडर्स फॉर विद लिटिल फॉलोअर इनपुट। ओके। व्हेन देन लास्ट में हमारे पास लेजी स्पेयर, आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट। तो ये क्या होता है, आ हैंड्स ऑफ अप्रोच वे फॉलोअर्स आर मैक्सिमम फ्रीडम, हैव मैक्सिमम फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे फॉलोअर्स के पास मैक्सिमम फ्रीडम रहता है कि वो डिसीजन मेकिंग कर पाए। इम्पॉर्टेंस क्या रहती है इसकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो लीडरशिप है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को शेप करती है, एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करती है विद रिटेंशन, फैसिलिटेट करती है चेंजेस के साथ एंड ऑल। तो आप ये और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। और ना देखो क्या होता है, जब आप एग्जाम्स में आंसर्स लिख रहे होते हो ना, तो ट्राई करा करो कि एक दो पॉइंट्स अपनी साइड से भी आप करो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा दिमाग से सोचने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। सो गाइज दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आर यूनिट 3, और उसके बाद यूनिट 3 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ी बड़ी यूनिट थी ये, क्योंकि इसमें समझाने का ज़्यादा था।
तो कम्युनिकेशन के बारे में अब हम बात करते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? कुछ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस, सर्विंग एज फाउंडेशन फॉर कोऑर्डिनेशन, मोटिवेटिंग डायरेक्ट एम्प्लॉय। अब देखो, कम्युनिकेशन का मतलब है कि ना, या तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है हमारा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेट करने में इतनी आपको पावर होनी चाहिए कि आपके सामने वाले को कुछ ना कुछ समझ आना चाहिए, या आप कुछ ना कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, तो इसमें फंक्शंस क्या क्या रहते हैं हमारे पास? सबसे पहले की एस्पेक्ट्स हम देख रहे हैं, तो इसमें मैनेजमेंट में रहता है कि आप कंट्रोलिंग मेंबर बिहेवियर रखो, कुछ फीडबैक हम दो। मतलब जैसे ये होता है ना कि अगर मैं भी आपसे लास्ट में फीडबैक मांगती हूँ हर वीडियो की, पता है मे बी कुछ लोग पहले ही बंद कर देते हो वीडियो, बट मैं हमेशा फीडबैक मांगती हूँ कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपना फीडबैक आपको लेना चाहिए। और ये फिर आता है हमारे पास इमोशन शेयरिंग। इमोशनल शेयरिंग में हम ना एक बिल्डिंग रिपोर्ट्स एंड मैनेजिंग एंड एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, तो आप आपको अपने इमोशंस को शेयर करना आना चाहिए। परसुएशन एंड इंफॉर्मेशन, इसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन को और शेयर करते हैं नेसेसरी डेटा को। डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या रहता है हमारा? ये ना पूछ लिया जाता है एमडीयू में 2.5 मार्क्स में, ये हमारे वाले एग्जाम में आया था, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डाउनवर्ड रहता है। डाउनवर्ड का मतलब होता है जो अपर अथॉरिटी है उसमें वो नीचे वाले एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं। नीचे मीन्स जो लोअर लेवल एम्प्लॉय है। और अपवर्ड का मतलब रहता है कि जो लो लेवल एम्प्लॉयज हैं वो हाई लेवल अथॉरिटी से बात कर रहे हैं। इसमें मैनेजर आ सकता है, या डायरेक्ट अगर मान लो उसमें ही बात कर ली, जो हमारा ओनर होता है कंपनी का, उससे बात कर ली। फिर इसमें रहता है लेटरल, जिसमें पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन होता है। लेटरल का मतलब होता है जैसे कि मान लो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बात कर रहा है, ये एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर रहा है। फिर हमारे पास आता है टाइप्स, जिसमें कम्युनिकेशन के अगर हम टाइप्स देखें तो इसमें ऑफिस चैनल, फॉर्मल्स या फिर इनफॉर्मल्स। तो फॉर्मल्स में होगा जैसे ऑफिशियल मीटिंग्स हो गई आपकी, वो सारी चीज़ें। इनफॉर्मल में रहता है हमारा जैसे सोशल इंटरेक्शन, वाटर कूलर टॉक, ये सारी चीज़ें। फिर हमारे पास प्रोसेस में ये रहता है कि जो भी इम्पोर्टेंट की चीज़ें होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इंफॉर्मेशन के लिए, तो इसमें एक सेंडर होगा जो इन्फॉर्मेशन भेजेगा, एक एनकोडर होगा, एक मैसेज होगा जो एक्चुअल में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कुछ ना कुछ चैनल होगा। चैनल में हमारा आता है या तो अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये सारी चीज़ें किस टाइप का चैनल। फिर रिसीवर रहता है कि आप इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ डी कोडिंग होगी, मतलब जब मतलब इंफॉर्मेशन जो हमने भेजी है वो कोडेड होके जाएगी, फिर उसको डी कोड करेंगे। कुछ ना कुछ नॉइस होगी, मतलब जैसे अगर मान लो बाहर बोल रहे हो, पीछे से कोई ना कोई बोल रहा है, तो वो मेरे लिए नॉइज है। ठीक है, जो अनवांटेड साउंड्स आ रही हैं। फिर आता है फीडबैक, कि हम फीडबैक देते हैं लास्ट में कि अच्छा, आपने काम ऐसे किया, आपको ऐसा करना चाहिए था, या आपका काम अच्छा था, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें। फिर आते हैं बैरियर्स। बैरियर्स में हमारे पास आते हैं लैंग्वेज डिफरेंसेस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मतलब मेरे को बताना था बिल्ली के बारे में, मैंने बता दिया कुत्ते के बारे में, गाय के बारे में, हर चीज़ के बारे में, तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गई वहाँ पे मेरी। फिर आता है इमोशनल बैरियर्स और रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब है जैसे मान लो अगर मेरे को किसी कंपनी में काम करना है, मेरे को बोल रहे हैं अभी, मतलब मेरी करंट लोकेशन गुड़गांव की है, तो मेरे को बोल रहे हैं कि आपको बैंगलोर जाना है। ठीक है, तो मैं रेजिस्ट कर रही हूँ उसके लिए कि नहीं, मैं तो रिलोकेट नहीं करूँगी। तो ये भी बैरियर्स आते हैं। देन वी हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिफाइंड बाय 7 C's। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए की क्लियरिटी होनी चाहिए, आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ आना चाहिए। कंसाइजनेस, कंसाइजनेस का होता है कि छोटा बोलो लेकिन ज़्यादा बात उसमें समझ आ जाए। करेक्टनेस का मतलब है कि आप जो भी बोल रहे हो करेक्टली बोलो। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में होता है कि हमारा जो भी सेंटेंस है उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर कोर्टसी एंड कंक्रीटनेस और कंसिडरेशन, तो ये 7 C's होते हैं, जिसमें अगर आप 5 भी लिखोगे तो मोर देन इनफ है। फिर आता है लास्ट में हमारे पास इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स। तो इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स में आते हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिसमें सारे हम टीम्स को अलाइन करते हैं, और उसके बाद रिड्यूस करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, कि मतलब कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन पास ना हो जाए, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स मतलब कम करनी होती हैं। फिर आता है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग,
जो अगर कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, अच्छे से होगा, तो उसमें डिसीजन मेकिंग्स में हेल्प करेगा। ये हमारे प्रोवाइड करेगा लीडर्स और एम्प्लॉयज़ को विद नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। इन्हांस कल्चरल एंड ट्रस्ट, तो इसमें बूस्ट करता है मोरल्स को। इन एंगेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंसी रहती है अगर आप कम्युनिकेट अच्छे से कर रहे हो। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 3। उसके साथ हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाती है। ओबी की 1 और 2 यूनिट ऑलरेडी अपलोडेड है, पिछले साल की है, और सेम प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगी, तो ईजी हो जाएगा देखना। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।